प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की इस प्रथम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम तर्क संग्रह दर्शन शास्त्र की इस पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इस वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सभी पुस्तकों के बारे में बताया था। आज उन्हीं में से एक दर्शन शास्त्र की पुस्तक जो आपके प्रथम प्रश्न पत्र का एक अंश है के बारे में चर्चा प्रारंभ करेंगे। तर्क संग्रह। तर्क संग्रह भारतीय दर्शन का एक ग्रंथ है। दर्शन शब्द का क्या अर्थ होता है? दर्शन शब्द का अर्थ है देखना। दर्शन शब्द दृश्य धातु से ल्युट् प्रत्यय करने पर संपन्न होता है। यह ल्युट् प्रत्यय साधन अर्थ में आता है। दृश्य धातु से ल्युट्, ल्युट् में टकार और लकार की इत्संज्ञा, युव और नाकऊ सूत्र से यु के स्थान पर अन आदेश होता है और इसकी व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है दृश्यते, ज्ञायते, वस्तुतत्वमनेनिति दर्शनम। देखा जाता है, ज्ञायते जाना जाता है, वस्तु तत्व जो वास्तविक यथार्थ अर्थ है जिसके द्वारा वह दर्शन कहलाता है। तो यहाँ जो ल्युट् प्रत्यय अर्थ लगा है, ल्युट् प्रत्यय लगा है वह साधन अर्थ में लगा है। जिसके द्वारा देखा जाए, जिसके द्वारा जाना जाए वह दर्शन है। तो जितने भी शास्त्र हैं, चाहे वह न्याय हो, वैशेषिक हो, वेदांत हो, मीमांसा हो, बौद्ध हो, जैन हो, चार्वाक हो, कोई भी जो जितने भी दर्शन हैं वो सभी दर्शन वस्तुतः जो यथार्थ तत्व है उसको जानने के वो साधन हैं। दर्शन को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक भारतीय दर्शन और एक पाश्चात्य दर्शन। भारतीय दर्शनों का विभाजन इस प्रकार से हम कर सकते हैं, एक तो है आस्तिक दर्शन और दूसरे हैं नास्तिक दर्शन। सामान्यतया ये जानने में आता है कि हम आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा ईश्वर को मानने और न मानने के अर्थों में करते हैं, किंतु दर्शन के संदर्भ में ऐसा नहीं है। आस्तिक दर्शन वे कहलाते हैं जो वेद, जो चार वेद हैं, ऋक्, यजुः, साम, अथर्ववेद, उनको किसी भी बात में प्रमाण रूप में स्वीकार करते हैं या उन्हीं वस्तुओं का, उन्हीं तत्वों का वर्णन करते हैं जो वेदों में हैं, अथवा अपनी किसी भी बात का समर्थन देने के लिए, अपनी किसी भी बात को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण वेदों से लेकर आते हैं। ऐसे दर्शन आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। जबकि नास्तिक दर्शन वे हैं जो वेदों की निंदा करते हैं अथवा वेदों को प्रमाण रूप में नहीं स्वीकार करते हैं, अथवा इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि जो वेदों में लिखी गई बातों को नहीं मानते हैं, अथवा अपनी जितनी भी बातें हैं उन सब को अपनी सभी बातों से या अपनी सभी तर्कों से वेदों में लिखी गई बातों का खंडन करते हैं और अपनी बातों का उसके ऊपर मंडन करते हैं। ऐसे जो दर्शन हैं वे नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। आस्तिक दर्शन 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? सांख्य दर्शन, दूसरा है योग दर्शन, तीसरा है न्याय दर्शन, चौथा है वैशेषिक दर्शन, पांचवा है पूर्व मीमांसा अथवा मीमांसा दर्शन और छठा है उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन। इनके प्रवर्तकों के बारे में भी जान लेते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक का अर्थ होता है जिसने उस दर्शन को बनाया है, जिसने उस दर्शन को लिखा है। तो सांख्य दर्शन का जो ग्रंथ है सांख्य सूत्र, उसको लिखने वाले हैं कपिल मुनि, जिनके बारे में हम कभी कभी पढ़ते हैं कोलायत बीकानेर में उनका मंदिर है। तो वही कपिल मुनि है। दूसरा है योग दर्शन, जिसके रचयिता हैं, योग सूत्र के रचयिता हैं पतंजलि। ये पतंजलि मूलतः दार्शनिक नहीं है, ये वैयाकरण है।
इन्होंने व्याकरण के महाभाष्य नाम के ग्रंथों की रचना की है और इन्हीं का ये योग दर्शन ग्रंथ, योग सूत्र ग्रंथ भी है। तीसरा है न्याय दर्शन, जिसके प्रवर्तक हैं महर्षि गौतम, जिनका दूसरा नाम अक्षपाद भी है। ऐसा कहते हैं जैसे इनके पैरों में अक्ष यानी आंखें थी, तो इसलिए इनका नाम अक्षपाद पड़ा। चौथा है वैशेषिक दर्शन, इसके प्रवर्तक हैं कणाद मुनि। इनका और नाम उलूक भी कहा जाता है और तीसरा नाम इनका कर्णभुक भी कहा जाता है, क्षमा कीजिए, कर्णभुक भी कहा जाता है। अब ये नाम इनके क्यों पड़े हैं? क्योंकि वैशेषिक दर्शन का जो मूल तत्व है वह है विशेष। और विशेष क्या है? हर वस्तु दूसरी वस्तु से पृथक होती है। उसके पृथक होने का जो कारण है वह है उसका परमाणु। इस परमाणु का आविष्कार या इस परमाणु को जानने वाले प्रथम व्यक्ति थे कणाद। और ये जो कि कण कण चुन चुन कर भुक यानी खाते थे, इसलिए इनका नाम कणभुक पड़ा है। हम वर्तमान विज्ञान में पढ़ते हैं कि परमाणु के जनक कोई पाश्चात्य वैज्ञानिक थे, किंतु भारतीय दर्शन में सदियों 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 पूर्व वैशेषिक दर्शन के प्रणेता जो कणाद मुनि हैं, उन्होंने अपने वैशेषिक दर्शन में परमाणु नाम के एक वस्तु के अंश के बारे में रचना या उसके बारे में पहले ही बता दिया था। पूर्व मीमांसा अगला दर्शन ग्रंथ है पूर्व मीमांसा या मीमांसा। प्रारंभ में मीमांसा एक ही ग्रंथ था, किंतु कालांतर में मीमांसा पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में विभाजित हो गई। पूर्व मीमांसा को मीमांसा दर्शन भी कहा जाता है। यह कर्मवादी दर्शन है और कर्म जितने भी यज्ञ कर्मकांड होते हैं उनकी विवेचना करने वाला है। दूसरा और अंतिम है उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत के नाम से जाना जाता है। और पूर्व मीमांसा के लिखने वाले हैं जैमिनी और उत्तर मीमांसा वेदांत के लिखने वाले हैं बादरायण। अब चलते हैं नास्तिक दर्शनों की ओर। नास्तिक दर्शन है 3 प्रकार के। जैन दर्शन, महावीर स्वामी इसके जनक हैं। बौद्ध दर्शन, महात्मा बुद्ध इसके जनक हैं। और चार्वाक दर्शन, बृहस्पति इसके जनक हैं। एक प्रश्न जो आप लोगों के मन में आता है कि हर एक इतने सारे दर्शन ग्रंथ हैं, सभी तत्वों के बारे में, परम शक्ति के बारे में चर्चा करते हैं, पर किसकी बात कौन सी सही है? तो इस संबंध में मेरा एक तर्क है कि हर एक व्यक्ति का अपना, एक वस्तु को देखने का अपना दृष्टिकोण होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही व्यक्ति का दृष्टिकोण सही है और दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं है। कल्पना कीजिए आप किसी कक्षा में बैठे हैं और अध्यापक का मुंह आपकी तरफ है और आपका मुंह अध्यापक और ब्लैक बोर्ड की तरफ है। अब मैं आपसे पूछूं कि आपको इस समय क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे कि हमें आप और ब्लैक बोर्ड दिख रहा है। मैं कहूँ ऐसा तो नहीं है, मुझे तो स्टूडेंट्स और ये बेंचेस दिखाई दे रही हैं, कुछ खाली पड़ी हुई और कुछ भरी हुई। तो एक कक्षा के विश्लेषण में जितना दृष्टि आपकी पड़ी उस विषय वस्तु के हिस्सों पर, अंश पर, उतना आपने अपना विश्लेषण दिया, और जितनी दृष्टि मेरी पड़ी उतना मैंने विश्लेषण दिया। तो बिल्कुल ऐसा ही शायद उस सर्वशक्तिमान अथवा परम सत्ता अथवा ब्रह्म अथवा जो कोई भी वस्तु है, पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु, आकाश, जो कुछ भी इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में तत्व है, जिस व्यक्ति का जितना दृष्टिकोण रहा उसने उतना ही वैसा वर्णन अपने दर्शन ग्रंथों में किया है। इसीलिए इन दर्शन ग्रंथों में इतनी अधिक विविधता देखने को मिलती है। अब अगला है कि तर्क संग्रह कौन से दर्शन का ग्रंथ है? तो यह है न्याय वैशेषिक दर्शन, यानी दोनों दर्शनों का ही मिक्स प्रकरण ग्रंथ है। फिर भी अगर मूल रूप में पूछा जाए, कभी कभी कोई मल्टीपल चॉइस जैसा क्वेश्चन आए आपके, तो आप इसको वैशेषिक दर्शन का ग्रंथ कहिए। न्याय वैशेषिक अगर मिक्स में आता है तो न्याय वैशेषिक का ही कहिए। तर्क संग्रह के रचयिता हैं अन्नम भट्ट। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए याद रखने वाली बात भी है कि जिस पुस्तक को आप पढ़ रहे हैं उसके रचयिता याद रहें आपको। अब अगली बात है कि तर्क संग्रह जो शब्द है
उसका अर्थ क्या होता है? तो संस्कृत में इसकी व्युत्पत्ति है तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते प्रमिति विषयाः क्रियन्ते द्रव्यादि सप्त पदार्थाः तर्काः तेषां संग्रहः तर्क संग्रह। तर्क्यन्ते तर्क के द्वारा अथवा प्रतिपादन करने से, प्रमिति विषयों को प्रमाण रूप में जहाँ किया जाता है, जैसे द्रव्य आदि सप्त पदार्थ जो हम पढ़ेंगे आगे, ये सब कहलाते हैं तर्क। तर्क का अर्थ हुआ सामान्य रूप से विषयों का प्रमाण रूप में, द्रव्य आदि 7 पदार्थों का प्रमाण रूप में विवेचन करना। तो इन 7 पदार्थों के विवेचन का संग्रह जिस पुस्तक में है वह तर्क संग्रह कहलाती है। तर्क संग्रह के प्रतिपाद्य विषय क्या है? प्रतिपाद्य विषय क्या होता है? जिसका उसमें प्रतिपादन किया गया है, यानी उसमें हम क्या विषय वस्तु पढ़ने वाले हैं। तर्क संग्रह में हमको क्या पढ़ने को मिलेगा? तो 7 पदार्थ मिलेंगे, 9 द्रव्य मिलेंगे। इन्हीं 7 पदार्थों और 9 द्रव्यों का उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा की दृष्टि से विवेचन किया गया है इसमें। इन सभी बातों की चर्चा हम आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। आप घबराइए नहीं कि उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा क्या है, 7 पदार्थ क्या है, 9 द्रव्य क्या है, इन सभी के बारे में हम आगे आने वाले समय में चर्चा करेंगे विस्तार से। अब एक सूक्ति चल पड़ी है पाणिनीय व्याकरण के संबंध में और कणाद के इस वैशेषिक दर्शन के संबंध में। यह दर्शन बहुत उपयोगी है। तो सूक्ति क्या है? पाणिनीयम काणादम च सर्वशास्त्रोपकारकम यस्तर्केणानुसंधत्ते सधर्मम वेद नेतरः। अर्थात पाणिनीयम का मतलब पाणिनि के द्वारा किया गया शास्त्र। पाणिनि ने कौन सा शास्त्र लिखा है? व्याकरण शास्त्र, यानी अष्टाध्यायी। काणादम च, काणाद का मतलब है कणाद के द्वारा लिखा गया ग्रंथ। तो कणाद ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? वैशेषिक सूत्र। तो वैशेषिक दर्शन और व्याकरण का पाणिनीय अष्टाध्यायी, ये दोनों ही सर्वशास्त्रोपकारकम, सभी शास्त्रों के उपकारक हैं। शब्दों के यथार्थ स्वरूप का निर्णय करने के लिए पाणिनीय व्याकरण परमोपयोगी है। और यह तर्केणानुसंधत्ते स धर्मवेद न तरह, और जिसके द्वारा, तर्क के द्वारा पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का निर्णय करके कणाद के द्वारा वैशेषिक सूत्र जो लिखा गया है उसकी उपादेयता भी क्या है? सर्वशास्त्रों का उपकार करने वाली है। इसमें ईश्वर, आत्मा, परमात्मा की चर्चा इतनी नहीं की गई है तर्क संग्रह में या वैशेषिक दर्शन में जितनी कि अन्य शास्त्रों में है। इसमें पदार्थों के स्वरूप का निर्णय किया गया है कि कैसे, क्या पृथ्वी होती है, पृथ्वी का क्या लक्षण है, आप कैसे पहचानोगे किसी वस्तु में से कि ये पृथ्वी का अंश है। जल कैसा होता है, वायु कैसी होती है, वायु का क्या लक्षण कर सकते हैं। एक होता है कि मान लीजिए एक मिट्टी का लौंदा है, उसके अंदर पानी भी है, उसके अंदर वायु भी है। तो अब उस किस चीज़ से, या इस प्रकृति, इस वातावरण के अंदर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश के सभी अंशों का समावेश है। आप कैसे समझ सकते हैं कि कौन सा अंश पृथ्वी अंश है, वायु अंश है और कौन सा अंश जल अंश है? तो इन सब का निर्णय करने वाला कणाद का वैशेषिक सूत्र है। इस प्रकार से पाणिनीय, जब तक पाणिनीय अष्टाध्यायी या व्याकरण का ठीक प्रकार से ज्ञान नहीं होगा तब तक हम किसी भी दर्शन के ग्रंथ को अथवा साहित्य के ग्रंथों को, किसी भी ग्रंथ को ठीक प्रकार से नहीं पढ़ सकते हैं। तो व्याकरण तो उपादेय है ही, उसकी उपादेयता तो सर्वातिशायी है ही, किंतु इसके साथ भी कणाद का जो पदार्थों के स्वरूप निर्णय है वो भी सबसे ज़्यादा उपकारक है। अब अगली बात कि प्रकरण ग्रंथ क्या होता है। हमने थोड़ी देर पहले चर्चा में कहा कि ये जो वैशेषिक दर्शन है या तर्क संग्रह जो नामक ग्रंथ है, यह प्रकरण ग्रंथ है। इस स्लाइड में लिखे हुए श्लोक को हम पढ़ें और समझें उससे पहले मैं एक सामान्य भाषा में आपको बताती हूँ कि प्रकरण ग्रंथ क्या होता है। प्राचीन समय में बहुत कठिन या क्लिष्ट ग्रंथ लिखे गए, मूल रूप में वे ग्रंथ लिखे गए। मूल रूप में क्या? जैसे वैशेषिक सूत्र है या सांख्य सूत्र है, ये पढ़ने में ऐसा लगा सिर्फ सूत्र, छोटे छोटे सूत्र लिखे गए। अब उन सूत्रों को समझने के लिए उनकी व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है।
उन व्याख्याओं के क्रम में ही इतने टीका और भाष्य लिख दिए गए उन सूत्रों के ऊपर कि मूल ग्रंथ को समझना ही कठिन हो गया। वो टीका और भाष्य ही क्लिष्ट हो गए। तो मूल ग्रंथ में जो वस्तु विशेष का वर्णन किया गया वो वर्णन समझने में कठिनाई होने लगी। तो कुछ विद्वानों ने उनके ऐसे ग्रंथ लिखे जो उस मूल ग्रंथ की बात को सरलता से समझा सकें। तो वो सरलता से समझाने के लिए लिखे गए जो ग्रंथ है वो प्रकरण ग्रंथ कहलाते हैं। इस तर्क संग्रह के भी मंगलाचरण में भी लिखा हुआ है, बाला नाम सुख बोधाय। यानी बाल का मतलब ऐसे, बाल का मतलब बच्चे भी नहीं, बाल का मतलब वे जिन्हें थोड़ा बहुत व्याकरण का ज्ञान है, न्याय शास्त्र में वो प्रवेश करना चाहते हैं, वैशेषिक दर्शन में प्रवेश करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये प्रकरण ग्रंथ लिखे गए हैं ताकि वो जो मूल ग्रंथ हैं जो बहुत क्लिष्टता से या बहुत गूढ़ हैं और कठिन या कहें कि गूढ़ भाषा में लिखे हुए हैं, उनको समझने में जब कठिनाई होने लगी और टीका और भाष्य उनके वस्तु विशेष का विशेष वर्णन या सामान्य वर्णन या समझ में आने लायक वर्णन करने के स्थान पर और क्लिष्टता को अपनाते गए, तो उस क्लिष्टता को दूर करने के लिए प्रकरण ग्रंथ लिखे गए। अब और समझिए प्रकरण ग्रंथ में क्या होता है। शास्त्रैक देश संबद्धम शास्त्राकार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम विपश्चितः। विपश्चितः का अर्थ होता है विद्वान। तो विद्वान लोग आहु कहते हैं प्रकरण नाम ग्रंथ भेदम, ग्रंथ के इस भेद को प्रकरण नाम से कहते हैं। किस भेद को? शास्त्रैक देश संबंधम, जो शास्त्र के बहुत सारे प्रतिपाद्य विषयों में से किसी एक विषय का प्रधानता से वर्णन करता है या प्रतिपादन करता है। किंतु शास्त्र कार्यांतरे स्थितम, लेकिन साथ ही संबद्ध शास्त्र से जितने भी अतिरिक्त विषय हैं, कार्यांतरे अतिरिक्त विषय हैं, उसका भी स्थितम, उसमें समावेश किया जाता है प्रयोजन के अनुसार। तो शास्त्र के एक प्रतिपाद्य विषयों में से किसी एक विषय का तो वर्णन है ही, लेकिन ऐसा नहीं, जितने भी संबद्ध शास्त्र हैं उसके उनका भी प्रयोजन के अनुसार उन सभी विषयों का भी उसमें समावेश कर दिया जाता है। तो विद्वान लोगों ने इस प्रकार के ग्रंथ के भेद को प्रकरण नाम दिया है। अब अंत में तर्क संग्रह की बहुत सारी व्याख्याएं लिखी गई हैं। तर्क संग्रह दीपिका स्वयं ग्रंथकार अन्नम भट्ट ने लिखी है। तर्क संग्रह के जो ग्रंथकार हैं अन्नम भट्ट, उन्हीं की लिखी हुई टीका है या तर्क संग्रह के ऊपर व्याख्या है तर्क संग्रह दीपिका। ये मूल पुस्तक तर्क संग्रह केवल और केवल 8 पृष्ठों की पुस्तक है, किंतु इसकी व्याख्या इतनी विस्तृत है और बहुत कम से कम 7-8 व्याख्याएं लिखी गई हैं इसके ऊपर, जिसमें से एक तर्क संग्रह दीपिका स्वयं ग्रंथकार ने लिखी है। न्याय बोधनी श्री गोवर्धन मिश्र सबसे अधिक प्रचलित और सबसे क्लिष्ट व्याख्याओं में गिनी जाती है तर्क संग्रह की, और पदकृत्य सरल और सही सटीक इसकी व्याख्या है चंद्र सिंह की लिखी हुई। मैं आपको इन तीनों व्याख्याओं के कुछ कुछ अंश के रूप में लेकर आपको ये समझाऊंगी। हम अगली कक्षा में तर्क संग्रह के मंगलाचरण से प्रारंभ करके और द्रव्य आदि के निरूपण के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।